तो लास्ट टाइम जहां तक पहुंचे थे दैट इज रीजियन ऑफ रूट. तो वी वर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, right? And the most comprehensively what we have seen is three types of root system. One is taproot system, second is the fibrous root system, and third is the adventitious. Right, so first number goes to the taproot system. So taproot system is the system where you have primary root, secondary root, tertiary root successively, right? Okay, now with this reference, यहीं से शुरू करना है. With this reference, say for example, in any tip of a root, though it is primary, though it is secondary, though it is tertiary, कोई भी रूट का मैं अगर टिप लास्ट एंड पोर्शन लेता हूं, एंड इफ आई वुड लाइक टू जूम इट, अगर मैं जूम करके उसको देखता हूं, तो इट विल बी showing me varieties of the region, and that's what this region means. Diagram you can find it into your books. आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम आपको मिलेंगे, right? Mainly it consists of three regions. I repeat, mainly it consists of three region. सबसे नीचे एट द लास्ट टिप के ऊपर जो रीजियन है, दैट रीजियन इज रीजियन नंबर 1, दैट इज रीजियन ऑफ मेरिस्टेम, राइट? So it is the first number called region of meristematic activity. All right. Why it is called meristematic region? Because ये जो एंड पोर्शन है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दिस इज द रीजन वेयर इट हैज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, और वो टिश्यू का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट? वो टिश्यू का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, आई थिंक सो इन चैप्टर का नाम तो मुझे भी नहीं याद है, लेकिन इन आइदर 8th और 9th यू मस्ट हैव गॉन थ्रू प्लांट टिश्यूज. वहां पे आपको प्लांट टिश्यूज के बारे में बताया गया है. सो प्लांट्स आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज यूजुअली, राइट? दे हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज. एक टिश्यू जो है वो है मेरिस्टेम. और एक टिश्यू जो है दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेम टिश्यू जो है दैट इज द टिश्यू विच हैव द सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स विच कैन बी एबल टू डिवाइड. वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं. ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दे आर मेड अप ऑफ डिवाइडेबल सेल्स. उस सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वो डिवाइड हो सकते हैं. वेयर एज परमानेंट टिश्यू को मैंने परमानेंट टिश्यू इसलिए बोला है कि दे आर ट्रांसफॉर्म्ड, राइट? इट इज ट्रांसफॉर्म्ड विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर, विथ रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन. वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, तो उसका डिवीजन का रेट है, दे हैव lost the ability of division. They cannot divide. So it is non-dividing tissue. ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं और ये कभी डिवाइड नहीं होते. एक बार बन गए मीन्स बन गए.
तो ये इसकी स्पेशलिटी है, राइट। नाउ विथ दिस रिस्पेक्ट आई नीड टू एड वन मोर टर्मिनोलॉजी हियर। मुझे यहां पे एक और टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपके लिए। एंड ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो उसके जो सेल्स है उसको मैं बोल रहा हूं अनडिफरेंशिएटेड सेल। वेयर एज परमानेंट टिश्यूज जो होती है उसके सेल्स को मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएटेड सेल्स। राइट, एक है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और एक है डिफरेंशिएटेड सेल्स। नाउ बेस्ड ऑन व्हाटसोएवर I have written on the board, we can judge one thing. The cells which are undifferentiated can divide, and cells which are differentiated have lost their capacity of division. Right? तो ये जो प्रोसेस है कि जहां पे अनडिफरेंशिएटेड सेल डिफरेंशिएटेड सेल बनते हैं, राइट, उसको मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन की प्रोसेस। क्या बोलूंगा मैं? डिफरेंशिएशन की प्रोसेस। चैप्टर नंबर 1 सेकंड पेज के ऊपर डेवलपमेंट नाम का जो आपको टॉपिक समझाया गया होगा शायद, अगर, तो उसमें ये पार्ट आता है डिफरेंशिएशन। जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, तो वो करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ग्रोथ का मतलब है व्हेन यू आर इंक्रीजिंग आइदर नंबर और साइज, दोनों में से एक आप या दोनों एक साथ इंक्रीज करते हो तो उसको मैं बोलूंगा ग्रोथ, राइट। ओके, वन क्वेश्चन आई एम हैविंग फॉर यू इज मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप में से किसी को पता है व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, किसी को अगर पता हो तो आप में से कोई अगर बता सकता है। ओके, एक सेंटर पोरबंदर। ओके, पोरबंदर में से हैंड रेज है पहला। यस, पोरबंदर। जैसे ग्रोथ में आप नंबर या साइज बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें डेवलपमेंट में कुछ एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी कुछ एबिलिटी आ जाएगी, कुछ ऐसा जैसे कि हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं तो उसका तो डेवलपमेंट होता है, उसके पास ऐसी एबिलिटी आ जाएगी, उसका कुछ मतलब ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। साइज और नंबर के मामले में नहीं, लेकिन स्किल्स के मामले। ओके, अहमदाबाद सेंटर। The development or advancement of body feature or कैन यू रिपीट इट वंस, बिकॉज आपकी वॉइस क्लियरली नहीं पहुंच रही है बस। the advancing or development in the features of a body is called as All right. Okay. Let me justify it once more. मैं इस डेफिनेशन को, अहमदाबाद सेंटर, योर आंसर वाज नॉट रॉन्ग, मैं रॉन्ग नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ जस्टिफाई कर रहा हूं। ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, माइंड इट वेरी वेल, मैं जो समझाने जा रहा हूं आपको इजीली समझना है उसको, राइट, याद तो रह जाने वाला है, आपको समझना है। कोई भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल की कोई एक शुरुआत होती है। से फॉर एग्जाम्पल मैं बर्थ से चालू करता हूं, से फॉर एग्जाम्पल बर्थ से शुरू कर रहा हूं मैं, दैट इज इनिशिएशन ऑफ लाइफ साइकिल।
एंड एक एंड होगा, एंड ऑफ लाइफ साइकिल, एंड दैट मे बी डेथ। अब बर्थ से लेकर डेथ तक हमारी लाइफ में जितने भी चेंजेस होते हैं, उसको मैं डेवलपमेंट बोलूंगा। चेंजेस इन एंटायर लाइफ साइकिल, व्हाट्सोएवर चेंजेस दे मेक, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। किसको बोलेंगे? चेंजेस को। कहां पे चेंजेस होंगे? ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। इट इंक्लूड्स ग्रोथ, ग्रोथ भी उसी का पार्ट है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स। से फॉर एग्जाम्पल अभी आप जिस फेज में से पास हो रहे हो, आपका ग्रोथ हो रहा है। सेम वे मेरा भी डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। आई एम गेटिंग ओल्डर, यू आर गेटिंग यंगर, दैट्स द प्रॉब्लम। नॉट प्रॉब्लम बट दैट्स द डिफरेंस, है ना? दैट्स द डिफरेंस। यंगर जो होते जा रहे हैं ना, सो यू नो बेसिकली इट इज अ फिनोमिना विच इज हार्मोनल कंट्रोल है उसका। कंट्रोल कौन कर रहा है? हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैं आपको बता रहा हूं आप सिर्फ सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपका जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है राइट नाउ? हार्मोन्स। आप सोचोगे तो आप सोचोगे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ नहीं, ग्रोथ हार्मोन के सिवा सेक्स हार्मोन्स राइट नाउ एक्टिवेटिंग योर माइंड, एक्टिवेटिंग योर यू नो बॉडी, your secondary sexual characters are, these are the all things right simultaneously right now you are facing. तो डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट से नहीं हो रहा है, मल्टीपल एस्पेक्ट से हो रहा है। तो यही ग्रोथ हार्मोन, यही सेक्स हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, अभी जो एक्टिव होके आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो ब्रेन के ऊपर उसका इफेक्ट क्या है पता है? ब्रेन के ऊपर वो क्या इफेक्ट कर रहे हैं पता है? ब्रेन को वो बोल रहा है कि आप बड़े हो गए हो, यू आर नाउ मैच्योर्ड। तो मेरे जैसा कोई बोल रहा है ना कि आपको पढ़ना चाहिए, तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा? मुझे नहीं पता है क्या मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं क्या छोटा हूं? राइट? सो वो जब ये जो स्पार्क आता है ना, दैट्स बिकॉज ऑफ योर एक्शन ऑफ योर हार्मोन विच इज इफेक्ट, इमीडिएट रिफ्लेक्शन ऑफ योर हार्मोनल एक्टिविटी। यह है डेवलपमेंट। यह है डेवलपमेंट का एक टाइप, राइट? सो यू आर ग्रोइंग, आई एम नॉट ग्रोइंग, दैट्स द डिफरेंस। मैंने जो प्रॉब्लम बोला वो दिस रिस्पेक्ट बोला प्रॉब्लम, कि कोई बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, दैट इज प्रॉब्लमेटिक फैक्टर। क्योंकि आप बड़े हो रहे हो ना, सो आपको ऐसा लगता है कि अभी हम तो बड़े हुए, अब हमको क्यों एडवाइस दे रहे हो भैया? क्या काम है एडवाइस देने की? हमें नहीं पता चलता है हमें क्या करना चाहिए, लाइक दैट। बट एक्सपीरियंस मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। हमारे पास एक्सपीरियंस है, आपके पास सिर्फ आपकी एनर्जी है, हमारे पास एनर्जी प्लस एक्सपीरियंस है। ये डिफरेंस है आप में और मुझे, नथिंग एल्स। और आप जब मेरी उम्र के होंगे तब मे भी मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, मुझसे भी ज्यादा एनर्जी हो सकती है, राइट? बट तब तक तो आपको एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। डोंट वरी, पहुंच जाओगे, है ना? आराम से पहुंच जाओगे। पहुंचना ही है, कहां जाओगे? सो डेवलपमेंट का पता चल गया। चेंज व्हाटसोएवर इज हैपनिंग ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ साइकिल, उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। तो ग्रोथ हो भी सकता है डेवलपमेंट के ड्यूरिंग और नहीं भी हो सकता है। ओके, यही डेवलपमेंट को मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाता हूं। से फॉर एग्जांपल यू आर as a multicellular organism, your life has been started with a single cell structure called zygote. उसमें से बना होगा शायद एम्ब्रियो which is multicellular,
राइट। ये है सिंगल सेल और ये है मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। शायद आपने चैप्टर नंबर 4 अगर याद है तो उसमें आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर के बारे में समझाया है। तो देयर आर 3 लेयर्स। एम्ब्रियो के पास 3 लेयर है। हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करते तो एक है एक्टोडर्म, एक है मेसोडर्म और एक है एंडोडर्म, राइट। देयर आर 3 लेयर्स। इसमें से बनेंगे एक्सटर्नल और पार्ट्स, और इसमें से बनेंगे इंटरनल पार्ट्स। इसमें से बनेंगे इंटरमीडिएटरी ऑर्गन्स या टिश्यू। तो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन मेड, राइट। तो ये जो सेल होगा ना, अभी आपको जो जानना है वो ये है कि ये जो सेल होगा फर्स्ट वाला, दिस इज अनडिफरेंशिएटेड। ये जो है तीनों, ये पार्टली डिफरेंशिएटेड है, थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है। और ये जो बनेंगे ना लास्ट में, ये टोटली डिफरेंशिएटेड है, राइट। ये डिफरेंशिएट, क्योंकि उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गया कि आंख का सेल होगा तो देखने का ही काम करेगा, मसल सेल्स होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन का ही काम करेगा, नर्वस टिश्यू का सेल है तो वो कंडक्शन का ही काम करेगा। जब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। तो कोई भी सेल जब बनता है ना, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर का कोई भी सेल जब बनता है, then it used to be undifferentiated. When your life cycle begins, you are beginning your life cycle with undifferentiated cell. I hope I am very clear with this. Thumbs up. धीरे धीरे दो चीज होने वाली है ये अनडिफरेंशिएटेड सेल के साथ, डिवाइड भी होगा और डिफरेंशिएट भी होगा, दोनों एक साथ होगा। डिवाइड भी होगा, डिफरेंशिएशन भी होगा। डिफरेंशिएशन होने का मतलब क्या हम निकाल सकते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन डिसाइड होना, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन प्रोसेस, राइट। तो जब सेल की पर्टिकुलर टाइप डिसाइड होती है, पर्टिकुलर टाइप की उसकी डिजाइन फिक्स होती है और पर्टिकुलर टाइप का उसका फंक्शन स्पेसिफाई हो जाता है, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएटेड सेल। और ये प्रोसेस, ये बनने की जो प्रोसेस है जाइगोट में से, उसको बोलेंगे डिफरेंशिएटेड। और अनडिफरेंशिएटेड सेल में से डिफरेंशिएटेड बनने की प्रोसेस डिफरेंशिएशन की प्रोसेस, राइट। चलिए थम्स अप कीजिए, पता चले मुझे आप सो रहे हो जाग रहे हो, पता तो चलना चाहिए ना। ऑल राइट, दैट्स गुड गुड। सो ये जो पहला था फर्स्ट रीजन ऑफ रूट, टोटल एकदम एंड पोर्शन, टिप का पोर्शन, उसके अंदर ये मेरिस्टेम टिश्यू है। मेरिस्टेम टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है तो नेचुरली उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहेंगे। वो सेल क्या होते रहेंगे, कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहे। अगर डिवाइड होता है, यहां पे सेल डिवाइड होता है तो वो सेल यहां से वो सेल को यहां पे डालेगा, ऐसे ऐड करता जाएगा। तो सेल्स जो है न्यूली जो बने हैं सेल्स, वो यहां से यहां ऐड होते जाएंगे। तो न्यूली सेल्स विल बी अरेंज्ड इनटू सेकंड रीजन, ये सेकंड नंबर का जो रीजन, वहां पे वो ऐड होते जाते हैं, राइट। एंड दैट रीजन
which is a second region. It is called region of elongation. वो लंबा होता रहता है, कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहता है. क्यों ग्रो होगा? क्योंकि वहां पे न्यू सेल्स कीप ऑन एडिंग. कौन ऐड कर रहा है? रीजन ऑफ मेरिस्टेम, राइट? तो वो कंटिन्यूअसली ऐड होता है. तो सेकंड रीजन इज रीजन ऑफ इलोंगेशन. क्यों? क्योंकि वहां पे कीप ऑन एडिशन ऑफ न्यू सेल्स. वो सिर्फ ऐड ही नहीं होंगे बट ग्रो भी होंगे. वहां पे आपका जन्म होने के बाद इतने से नहीं रह गए आप. जन्म होने के बाद आप ग्रो हुए हैं. तो कोई भी सेल नया बनेगा तो इमीडिएटली इट विल स्टार्ट ग्रोथ. इसलिए तो ये रीजन जो है ये इलोंगेट होता है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ दिस, राइट? तो पहला जो रीजन है आपको जो याद रखना है, ये फर्स्ट रीजन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, आपके बुक में लिखा है. आपकी बुक के इस साइड आपको क्या लिखना है पता है? ये रीजन के बारे में आपको लिखना है, यहां पे होता है सेल डिवीजन. क्या लिखना है आपको? यहां पे होता है सेल डिवीजन. क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है उस रीजन में. ओके, सेकंड नंबर के रीजन में आपको क्या लिखना है? यहां पे होता है सेल्स का ग्रोथ, राइट? यहां पे क्या होता है? सेल का ग्रोथ. मैंने बोला ग्रोथ कैन बी डिफाइंड टू वे, आइदर बाय नंबर और बाय साइज. याद आ गया? तो दोनों यहाँ पे होगा. नंबर में क्यों? क्योंकि यहाँ से नए बन के आ ही रहे, कीप ऑन एडिंग. और दूसरा, जितने भी सेल आए वो सब लेटर ऑन थोड़े थोड़े साइज में इंक्रीज होगी. दोनों टाइप के ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को, नंबर में भी इंक्रीज होगा एंड साइज में भी इंक्रीज. तो दोनों टाइप के ग्रोथ. सो इट इज सेल ग्रोथ विच इज ऑब्जर्व्ड हियर. तीसरा जो है यहाँ पे ये तीसरा जो रीजन है उसका नाम है रीजन ऑफ मैच्योरेशन. देखिए यहाँ पे है थर्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन. तो मैच्योरेशन का मतलब क्या होगा? मैच्योरेशन का मतलब क्या निकाल सकते हो आप? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन. मैच्योरेशन का मतलब क्या होगा? जामनगर सेंटर. सर जिसमें सेल डिवीजन नहीं हो सकता. ओके, जिसमें सेल डिवीजन नहीं हो सकता है. ओके, राइट. अहमदाबाद सेंटर नेक्स्ट. ओके, सेम आंसर. ऑल राइट. सुरेंद्र नगर सेंटर. यस. Sir, when a body gets properly developed, or we can say properly developed, is called as mention. ओके, व्हेन इट इज कंप्लीटली रेडी उसको मैच्योर्ड बोलते हैं. जब उसका ग्रोथ खत्म हो जाता है, कंप्लीटली ग्रोथ खत्म होने के बाद जो होता है सिचुएशन, उसको हम मैच्योरेशन बोलते हैं. ओके, डन. सुरेंद्र नगर. Sir, to perform specific function after growth. ओके, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ After growth. ओके, नो प्रॉब्लम. भुज सेंटर में से भी आई थिंक हैंड रेस था. भुज सेंटर में से पीछे आई थिंक किसी का हैंड रेस था. Sir, actually the same answer I was giving. That new cells जो होते हैं वो mature हो जाते हैं उस area में जाके. ओके, कैन यू प्लीज आराम से थोड़ा रिपीट कर सकते हो धीरे से? Sir, मैं ये कह रही थी कि वहाँ पे region of maturation पे new cells जाके mature हो जाते हैं और differentiate हो जाते हैं. Okay. Technically, your answer is very superb. Right? Your answer is technically very superb. Right. Let me explain. मैं सबके लिए explain करता हूं once more कि क्या maturation को आपको लेना है. देखिए, जितने भी मुझे आंसर्स मिले हैं वो सब या तो टेक्निकली या नॉन टेक्निकली राइट ही है. रॉन्ग आंसर एक भी नहीं है.
लेट मी क्लेरिफाई दैट थिंग। बट जिस हिसाब से आपको समझना है, जिस हिसाब से आपको कोरिलेट करना है, वो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं। मैच्योरेशन का मतलब क्या होना चाहिए। वी आर राइट नाउ लर्निंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्या हम लर्न कर रहे हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। उसके अंदर मैच्योरेशन का मतलब यह निकालना है कि कोई भी अगर प्रोसेस हो रही है, वो प्रोसेस का इनिशियल स्टेज होता है, वो स्टेज में वो या मॉलिक्यूल है, या तो सेल है, या तो ऑर्गेनिज्म है, उसको मैं इमैच्योर्ड बोलूंगा। मॉलिक्यूल भी इमैच्योर्ड होगा, सेल भी इमैच्योर्ड होगा, और ऑर्गेनिज्म भी इमैच्योर्ड होगा। एज द प्रोसेस प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्रोसेस को खत्म होना है। जब वो प्रोसेस खत्म होती है, राइट, तब अगर वो मॉलिक्यूल है तो एक टाइप का मॉलिक्यूल दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलूंगा मैं मैच्योरेशन प्रोसेस, राइट। ऑर्गेनिज्म बड़ा हो जाएगा, उसको मैं बोलूंगा मैच्योरेशन। सेल जो है वो ग्रोथ में कंप्लीट हो जाएगा, उसको बोलूंगा मैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के अंदर होने वाला जो सबसे बड़ा चेंज है वो है उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैच्योरेशन का मतलब ही यह होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर जिस चीज के लिए बना है, वो अगर वो बन जाता है तो उसको मैं मैच्योरेशन बोलता हूं। से फॉर एग्जाम्पल, आप ह्यूमन हो, एज ए ह्यूमन बर्थ लिया है आपने, तो मैच्योर्ड ह्यूमन कब कहलाओगे? जब आप ह्यूमनिटी के डेफिनेशन में फिक्स हो, तब आप मैच्योर्ड ह्यूमन हो। बाकी तो हम बोलते हैं ना, गधे जैसे हो, घोड़े जैसे हो, भैंस जैसे हो, ऐसा ऐसा वर्ड क्यों निकालते हैं लोग? क्यों ऐसी उपमाएं देते हैं बड़ी बड़ी? क्यों? क्योंकि ह्यूमन है लेकिन बिहेवियर नहीं है। गेट द पॉइंट? तो वहां पे मैच्योरेशन का लेवल अभी नहीं पहुंचा है। दैट्स व्हाट आई मीन। तो मैच्योरेशन का मतलब क्या होगा? यहां पे जिस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए वो ऑर्गेनिज्म या सेल या मॉलिक्यूल बना है, वो अगर बन गया तो उसको मैं मैच्योरेशन बोलूंगा। तो अब मैं वापस आता हूं यहां पे। ये डिवीजन, ये ग्रोथ हुआ, किसके लिए हुआ था भाई? किसके लिए हुआ? एक वर्ड आया था यहां, मेरिस्टेम। तब मैंने बोला था कि उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फिक्स नहीं है। याद आ गया? याद आ गया? तो जब वो सेल बना, वो इमेच्योर्ड था, अनडिफरेंशिएटेड। तब उसको मैच्योर करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? क्या करना पड़ेगा मुझे अगर उसको मुझे मैच्योर्ड में कन्वर्ट करना है? तो इमेच्योर्ड में से जामनगर सेंटर, चलिए सर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यस, एक्सीलेंट आंसर। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए, आंसर आपने दिया है, मैंने नहीं दिया है। आंसर स्टूडेंट्स ने दिया है। मैं लिख रहा हूं यहां पे सेल का डिवीजन होगा, यहां पे सेल का ग्रोथ होगा, यहां पे होगा सेल का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे क्या होने वाला है? डिफरेंशिएशन होने। I hope I am very clear with this. I hope I am very clear with this. These are the three main region of the root. एक होगा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजियन, एक होगा इलोंगेशन का रीजियन, और तीसरा होगा मैच्योरेशन का रीजियन। मेरिस्टेमेटिक में होगा सेल डिवीजन, इलोंगेशन में होगा सेल ग्रोथ, एंड मैच्योरेशन में होगा सेल का डिफरेंस। बस इतना हमको केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। दिस इज अ की फीचर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की प्रोसेस में ये सब जगह यही होता है। जितनी भी आप एग्जांपल ले लो, ये तीन चीज ही होती है। डेवलपमेंट इज डिपेंडिंग ऑन दिस थ्री थिंग्स:
सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन, राइट। ऑल राइट, अब दो एक्सेसिव फीचर भी यहां पे दिए गए हैं, राइट। यहां पे दो एक्सेसिव फीचर भी है, एक का नाम है रूट कैप, एक का नाम है रूट हेयर। ये दोनों एक्सेसरी स्ट्रक्चर है। लास्ट जो टिप है इसकी, इसको तो जमीन के अंदर जाना है, माई वेरी राइट। दे आर रूट, रूट को कहां पे पेनिट्रेट करना है, सॉइल के अंदर। तो सॉइल हार्ड स्ट्रक्चर है और ये टिप है वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर एक कैप पहनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। रूट कैप कहां पे होती है, रीजियन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर होगी, यहां पे आपको देखने को मिलेगी रूट कैप, राइट। एंड जब बात आती है लास्ट रीजन की, मैच्योरेशन के रीजन की, वहां पे आपको कितने सारे हेयरलाइन स्ट्रक्चर दिखेंगे, राइट। हेयरी स्ट्रक्चर दिखेंगे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड रूट हेयर्स। क्या बोलेंगे हम उसको, रूट हेयर्स। तो ये दो एक्सेसिव स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो लेट अस मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट डिस्कशन। ए वन बाय वन जितने भी यहाँ पे दिए गए सभी रीजन को हम पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन रूट कैप, राइट। सो रूट कैप क्या है, मैंने आपको भी समझाया लास्ट में कि रूट कैप जो लास्ट रीजन है, राइट, सबसे नीचे का रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके ऊपर फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन एक लेयर लगाया गया है। सो इट इज द कवरिंग एट द एपेक्स ऑफ रूट। देखिए ये वर्ड आया नया अपने लिए, एपेक्स, एपेक्स, ये वर्ड अपने लिए शायद नया है। ओके, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। एक वर्ड है एपिकल, ये वर्ड किसी ने सुना है, एपिकल? एपिकल वर्ड जिसने सुना हो, एपिकल। ओके, एपिकल का मतलब जिसने नहीं सुना है, रीजन ऑफ टिप, टिप और टॉप, जो एंड पार्ट होता है ना उसको एपिकल बोलते हैं। एंड पार्ट जो होगा ना किसी का, से फॉर एग्जांपल ये पेन है मेरे पास, तो पेन का ये ऊपर का जो पार्ट है उसको मैं एपेक्स या एपिकल रीजन बोलूंगा, राइट। तो एपिकल का मतलब रीजन एट द एंड, उसको मैं बोलूंगा एपिकल रीजन। देखो ये बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको याद कंपलसरी रखनी ही पड़ेगी। तो एपिकल रीजन को मैं एपेक्स भी बोल सकता हूं, तो इसका मतलब है एपिकल रीजन मींस टिप का रीजन। तो रूट के टिप के ऊपर ये कवरिंग होती है, ऐसा ये बोल रहे हैं। काम क्या है उसका, प्रोटेक्ट्स, राइट, इट इज प्रोटेक्टिंग द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। टेंडर क्यों, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसलिए वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है, इसलिए उसके ऊपर ये कवरिंग रखनी पड़ती है। नाउ कम्स रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी कि ये रीजन, ये लास्ट वाला जो है रूट कैप के नीचे का पार्ट, राइट, इट इज सीन अबव द रूट कैप। रूट कैप को अगर आप हटा लोगे देन दैट्स द रीजन कि जिसको मैं बोलूंगा रूट मेरिस्टेम एक्टिविटी। हियर द सेल्स आर वेरी स्मॉल, thin walled and with dense protoplasm, राइट। देखिए ये जो मैं बोल रहा हूं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो ये है मेरिस्टेम सेल्स। क्या है ये, मेरिस्टेम सेल से बना हुआ है, राइट। ये रीजन जिस सेल्स से बना है, जिस टिश्यू से बना है, वो सेल या टिश्यू का नाम है मेरिस्टेम। तो ये जो सेल की कैरेक्टरिस्टिक लिखी है
यहां पे, तो सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपको याद रखनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। तो एबीसीडी में ये जो जिसमें मिलेंगे ये आपको राइट आंसर के हिसाब से टिक करना पड़ेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे डिवाइड कंटिन्यूअसली, ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेरिस्टेम है तो डिविजिबल है, मेरिस्टेम नहीं है तो उसका डिवीजन कंट्रोल्ड डिवीजन है, राइट। तो एक सेल है अनडिफरेंशिएटेड, एक सेल है डिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल है, इट इज डिविजिबल, यहां पे जो लिखा था आपने आगे। और ये जो सेल होगा उसके लिए आपने लिखा था नॉन डिविजिबल। और कंट्रोल्ड डिविजिबल। मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं यहां पे, कंट्रोल्ड डिविजिबल। ऐसा अभी तक मैंने इसके बारे में आपसे बात नहीं की है, ये पहली बार मैं लिख रहा हूं कंट्रोल्ड डिविजिबल। इसका मतलब क्या होगा? से फॉर एग्जाम्पल आपकी जो स्किन है उसके सेल डिवाइड होते हैं, कंटिन्यूअसली होते हैं, आपको पता है या नहीं है, लेकिन ये होते ही है। लेकिन उसकी एक फिक्स स्पीड है। आप नहीं बोलते उसको कि चल डिवाइड हो और वो होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। वो अपने साइकिल के हिसाब से डिवाइड होते हैं, राइट, अपने जरूरत के हिसाब से डिवाइड होते हैं। आई एम वेरी क्लियर और नॉट? यस और नो कीजिए। ऑलराइट, तो डिवाइड तो होते हैं लेकिन उसकी खुद की जरूरत के हिसाब से उसको मैं बोलूंगा कंट्रोल्ड डिवीजन, राइट। वो डिविजिबिलिटी है उसके पास, बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसको जरूरत है तब डिवाइड होंगे, जरूरत नहीं है डोडड़े नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे, है ना। तो वो 1.5 नहीं होते हैं अपने हिसाब से, उसकी जरूरत होगी तो ही वो डिवाइड होंगे। दैट्स व्हाट आई क्लियरली मीन। तो उस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल्ड डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंट्रोल्ड डिवीजन। सुनिए, अभी जिस स्पीड से स्किन के सेल आपके डेवलप हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, अगर यही स्किन यहां से निकाल दी किसी ने, अगर आप गिर गए, ये छाल पूरी निकल गई ऊपर से, तो उसकी डिवीजन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो वो एक वीक में फिर से रिपेयर कर देगा वो आपको। डिवीजन की स्पीड क्या हो जाएंगी? इंक्रीज। तो वहां पे उसको पता है कि कब कंट्रोल करना है और कब कंट्रोल को छोड़ के आगे जाना है। कौन डिसाइड करेगा? आपकी टिश्यूज। कौन डिसाइड करेगा? आपकी ब्रेन टिश्यूज। वो टिश्यू डिसाइड करेगी जो कभी डिविजिबल नहीं है। आपका ब्रेन का सेल डिविजिबल नहीं है, वो ये है नॉन डिविजिबल। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। किसी का स्क्रू ढीला हो जाता है, पता है आपको? स्क्रू ढीला होने में पता चलता है,
तो अगर ढीला हो गया ना तो उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। क्यों रिपेयर नहीं कर सकते हो पता है? वो डिवाइड नहीं हो सकता है, सिंपल, बिकॉज वो डिवाइड नहीं हो। राइट? एम आई वेरी करेक्ट? ओके। किसी को अगर पैरालिसिस होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, पैरालिसिस होता है, राइट, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड का पार्ट काम करना बंद कर देगा। मैं मजाक के मूड में नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस पर्सन का क्या होगा, सही फरेगा, ये पार्ट खत्म, तो ये ऐसे हो जाएगा, वो मूवेबल नहीं होगा। क्यों पता है? बिकॉज उसके ये पार्ट्स के मसल्स जो है, मसल्स, राइट, वो मसल्स खराब हो चुके, तो वो रिपेयर नहीं हो सकते। तो अपनी ये 2-3 टिश्यूज ऐसी है जो 100% डिफरेंशिएटेड हो गई। 100% डिफरेंशिएशन का लिमिट जो होता है ना, वहां तक पहुंच गई है। तो अगर डिफरेंशिएशन का लिमिट पहुंच गई है ना, तो वो नॉन डिविजिबल हो जाएगा। जिसमें अभी स्कोप है डिविजिबल का, जिसमें अभी स्कोप है और भी डिफरेंशिएट होने का, उसको मैं क्या बोलूंगा, कंट्रोल्ड। वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं, वो डिवाइड हो सकते। तो आपके सेल की डिवीजन कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो कितनी डिग्री में डिफरेंशिएट हुआ है। अगर वो हाईली डिफरेंशिएटेड हो तो वो लोएस्ट डिविजिबल है, अगर वो लोएस्ट डिफरेंशिएटेड है तो वो हाईएस्ट डिविजिबल है। ये याद रखिएगा, ये फिनोमिनन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस। कहीं पे इतनी क्लैरिफिकेशन के साथ जस्टिफिकेशन दिया नहीं है आपकी बुक्स के अंदर, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो माइंड इट वेरी क्लियरली एंड रिमेंबर इट वेरी क्लियर व्हाट आई मीन, राइट? सो आपकी सेल की डिविजिबिलिटी आपके सेल के डिफरेंशिएशन की डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट होती, राइट? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो दे आर नॉन डिफरेंशिएटेड। अगर नॉन डिफरेंशिएटेड है तो वो है हाईली डिविजिबल। अगर मैं बोलूं इसमें से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हुआ, पार्टली डिफरेंशिएटेड, तो वो होंगे कंट्रोल्ड डिविजिबल। एंड कभी होगा ऐसा कि हाईली डिफरेंशिएशन होगा, तब वो कहलाएंगे नॉन डिविजिबल। दे आर लूजिंग दैट डिविजन कैपेसिटी कंप्लीटली बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है एग्जाम के अंदर, डोंट वरी अबाउट दैट। ये सिर्फ इसलिए मैंने समझाया कि काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होगी, वो आपको हर्डल नहीं करेगी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, तो ये प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं अंडरस्टैंडिंग में। इसलिए मैंने आपको क्लैरिफाई किया ये प्रोसेस, राइट? तो आई एम मूविंग बैक टू माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन में कहां पे था? यस, मेरिस्टेम सेल, जिसके सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, वेरी स्मॉल है, थिन वॉल्ड है एंड डेंस साइटोप्लाज्म वाले हैं, राइट? एंड दे कंटिन्यूअसली डिवाइड। तो मैं कंटिन्यूअसली डिवीजन के ऊपर था, इसलिए मैंने पूरी ये जो राम कथा थी आपको सुनाई कि क्यों वो कंप्लीटली डिविजिबल है, क्यों वो हाईली पोटेंट है डिवीजन के लिए। ऑलराइट, रीजन ऑफ इलोंगेशन, राइट? रीजन ऑफ मेरिस्टेम में नए सेल बनेंगे, कीप ऑन एडिंग,
एडिशन कंटिन्यूअसली होता रहेगा। तो से फॉर एग्जांपल, चलिए मैं यहाँ पे एक और मैटर आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। से फॉर एग्जांपल ये है रूट का रीजन, ये रूट है, ये लास्ट का रीजन है जिसको मैं बोलता हूँ मेरिस्टेम वाला रीजन, एम है वो मेरिस्टेम वाला रीजन है। वहां पे न्यू सेल्स जितने बनेंगे वो न्यू सेल्स या तो ऊपर की तरफ ऐड ऑन होंगे, राइट, और या तो नीचे की तरफ ऐड ऑन होंगे, या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये लिखा नहीं, ये पूछा गया है पीवाईक्यूज में, ये क्वेश्चन था। पीवाईक्यू में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका क्लियर कट इंडिकेशन आपके बुक में नहीं है, फिर भी वे क्वेश्चन पूछते हैं काफी सारे। तो अगर वो नीचे गया, पॉइंट टू बी नोटेड, नया बना हुआ सेल अगर नीचे की तरफ जाता है तो वो रूट कैप बनाता है। तो वो क्या बनाएगा? रूट कैप। क्यों पता है? जैसे आपकी स्किन बिना पूछे घसती रहती है, घिसती रहती है, घिसती रहती है, खरती रहती है, खरती रहती है, इसलिए नीचे से कंटिन्यूअसली उसको बनाना पड़ता है। आई एम वेरी करेक्ट और नॉट? राइट? तो सेम वे ये अंदर जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, तो उसका भी ये पार्ट घिसता ही रहता है, घिसता। तो रूट कैप एक बार बन गई तो फिर लाइफ टाइम नहीं रहती है, उसके सेल्स कंटिन्यूअसली वेर एंड टेयर होते रहते हैं। तो उसको कंटिन्यूअसली यहां से सेल नए बना के नीचे रूट कैप में डालने पड़ेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। ये आपको वहां पे बुक के अंदर लिखा हुआ नहीं है, बट प्रीवियस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस काफी सारी टाइम आया हुआ है, तो मैं इंडिकेट कर रहा हूं। अगर वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये दूसरे नंबर के रीजन में जाएंगे जिसका नाम है रूट ऑफ इलोंगेशन, राइट? तो अब मैं रूट रीजन ऑफ इलोंगेशन में हूं। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में नए प्रोड्यूस हुए सेल्स जो है वो पधार रहे हैं। तो रीजन जस्ट अबोव द मेरिस्टेम रीजन, cells undergo rapid elongation and growth। मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था? ग्रोथ बोला था। यहां पे क्या लिखा? एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट का जो पोर्शन है उसका मीनिंग है, उसका नाम है ग्रोथ बाय साइज। नए बन के ऐड होना, ग्रोथ बाय नंबर। तो ग्रोथ बाय नंबर, ग्रोथ बाय साइज, दोनों यहां पे देख। रेडी? ओके। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। इससे क्या होगा? रूट कंटिन्यूअसली लेंथ में नीचे जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही अंदर घुसता जाता है, राइट? तो ये पार्ट उसको लेंथ में इंक्रीज होने के लिए हेल्प करता है, रूट ऑफ इलोंगेशन, सॉरी, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड रीजन कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। आंसर आपने दिया था, परफेक्ट दिया था, एकदम टेक्निकली राइट दिया था। द रीजन वेर प्रोक्सिमल એટલે કે लास्ट पार्ट होता है वो पूरा, एंड प्रोक्सिमल टू इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन से भी ऊपर, प्रोक्सिमल मतलब उसके ऊपर लास्ट पार्ट। हियर द सेल डिफरेंशिएट्स एंड मैच्योर्स। तो यहां पे होती है सेल की डिफरेंशिएशन एंड इट इज गेटिंग मैच्योर्ड। और उसी रीजन के ऊपर है रूट हेयर, राइट? लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर formed from epidermal cell of this region behind the region of elongation। region of elongation के पीछे है वो region, वहां की एपिडर्मल, ये वर्ड शायद हमारे लिए नया होगा। एपिडर्मल किसके लिए नया है ये वर्ड? ओके, एपिडर्मल का मतलब होगा छाल। क्या होगा उसका मतलब? छाल। अपनी जैसी स्किन होती है ना, जैसे अपनी स्किन होती है वैसे यहां पे छाल होती है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स की छाल का जो लास्ट लेयर होता है ना, उसको एपिडर्मल रीजियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, या तो एपिडर्मल लेयर बोलते हैं।
तो हमारा भी एपिडर्मिस ही होता है, उसका भी एपिडर्मिस होता है, राइट। हमारी में उसको स्किन बोलते हैं, उसको छाल बोलते हैं, उतना ही फर्क है, नथिंग एल्स। ओके, दे अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये उसका काम है। जो एब्जॉर्प्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो इन लोगों के पास है, रूट हेयर के पास। रूट जिसके लिए बना है वो है एब्जॉर्प्शन, राइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयोन्स या तो सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल। तो वो जो काम है रूट का, कौन करने जा रहा है? रूट हेयर करेगा वो। कौन करेगा वो काम? रूट हेयर करेगा वो काम, राइट। चलिए, कोई डाउट है? पक्का? राइट। अभी बात करना है रूट्स के फंक्शंस की, राइट। क्या बात करनी है? रूट के फंक्शंस की। सर यस, डाउट है। हाँ तो बोलिए। सर प्रॉक्सिमल रीजन का मतलब क्या होता है? जस्ट अ मोमेंट। यस बेटा, कैन यू रिपीट इट वंस फॉर मी? बेटा आपकी वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही मेरे पास। सर प्रॉक्सिमल रीजन का मतलब क्या होता है? ऊपर का, बराबर है। प्रोक्सिमल मतलब ऊपर का, उसके ऊपर का, उसको प्रोक्सिमल बोलते हैं। ओके, चलिए सभी महोदय महोदया यहां पे ध्यान देंगे, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध के, राइट। जब हम बात करेंगे फंक्शंस की, पहले हमने स्ट्रक्चर की बात की, अब हम फंक्शन की बात करेंगे। रूट के दो टाइप के फंक्शंस यहां पे मैंने लिखे हैं, राइट। एक होगा नॉर्मल फंक्शन विच इज शोन बाय ईच एंड एवरी प्लांट। तो सभी प्लांट वो काम करेंगे ही, उसके रूट को वो काम तो करना ही है, उसको मैं बोलूंगा उसके नॉर्मल फंक्शंस। बट कभी कभी कोई ऑर्गन या कोई पार्ट ऐसा होता है जिसको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है। लाइक हमारे नाक का काम एक ही है, राइट, ब्रीदिंग इन आउट करना, बट हाथी मॉडिफाई कर रहा है उसके काम को। हाथी पता है ना, एलिफेंट को पहचानते होंगे शायद, तो उसका नोजी वो बड़ा होता है जिसको हम सूंड बोलते हैं, प्रोबोसिस। टेक्निकली लैंग्वेज में बोलूं तो प्रोबोसिस सूंड है ना। तो वो उसके साथ पानी पीने के काम में भी लगाता है उसको, पता है ना, देखा है ना कि हाथी सूंड से पानी पीता है, पता है ना। हश, गॉड हैज सेव्ड मी, वरना वो भी दिखाना पड़ता कि देखिए, राइट। ओके, तो वो मॉडिफिकेशन है, तो वो सब में नहीं है। आप करना ट्राई, वो पानी के इसके अंदर ना के ऐसे करना, मजा आ जाएगा, तमरी चढ़ जाएगी, तमरी चढ़ जाएगी। यू कैन नॉट डू इट। तो वो मॉडिफाइड है फंक्शन, कैसा है? स्पेशलाइज्ड। सो इट इज अ फीचर ऑफ ओनली सम प्लांट्स। वो कुछ कुछ प्लांट्स में ही होता है ऐसा। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। मैं इसलिए यहां पे क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं कि आपको सभी में ये करना ही है। लीव्स में भी ऐसा होगा, दो पार्ट,
स्टेम में भी ऐसे 2 पार्ट्स होंगे और रूट में भी ऐसे 2 पार्ट्स हैं। तो जब रूट का नॉर्मल फंक्शन है तो वो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन अगर मॉडिफाइड है या तो स्पेशलाइज्ड है तो कुछ ही प्लांट में उसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। सेम वे स्टेम की जब हम बात करेंगे इसके बाद, तो स्टेम में भी ऐसा होगा। स्टेम का नॉर्मल फीचर तो है ही जो सबको करना है, बट कभी कभी वो मॉडिफाइड भी होगा। एंड सेम वे लीव्स में होगा। लीव्स का मेन काम फोटोसिंथेसिस सब में होना ही है, बट काफी सारे प्लांट ऐसे होंगे जिसमें लीव्स मॉडिफाई होंगे, तो उस हिसाब से हमें देखना है इसको। तो यहां पे मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये लिस्ट जो है वो है कॉमन फीचर्स। क्या है? कॉमन नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द रूट्स है ये पूरा जो लिस्ट है, राइट। तो सबसे पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये तो सबको करना है, ये रूट का सबसे पहला काम है, जिसके लिए रूट को भगवान ने बनाया है। ये काम ये है, अब्जॉर्ब द वाटर एंड अब्जॉर्ब द मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ओके, सेकंड फंक्शन, प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज। एंकरेज का मतलब क्या होता है? एंकरेज का मतलब क्या होता है? एंकर, राइट। तो वो जकड़ के रखता है। जकड़ने का मतलब होता है एंकरेज करना। एंकरेज के 2 मीनिंग होते हैं। एक एंकरेज EN वाला होता है, जो मैं आपको करता रहता हूं कि कम ऑन यू कैन डू इट, उसको एंकरेजमेंट EN वाला बोलते हैं। ये AN वाला एंकरेज है, इसका मतलब है जकड़ के पकड़ के रखना, तो उसको बोलते हैं एंकरेज। तो वो प्लांट को जमीन से जकड़ के रखता है। तो वह पवन से अगर कोई भी टाइप का क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स की। अगर प्लांट ऐसे झुक भी जाएगा तो अगेन वो जमीन से उखड़ के नीचे गिर नहीं जाता है, उस हिसाब से उसको जकड़ के रखता है। थर्ड, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। स्टोर करता है फूड को वो एज अ रिजर्व मटेरियल। बट आपको यहां पे एक पॉइंट ऑफ व्यू एडिशनल लिखना है इनटू द ब्रैकेट, ओनली अप टू सम एक्सटेंट। मीन्स वो कोथरे का कोथरा भर के नहीं रखता है वहां, स्टोरेज का थोड़ा ही वहां पे देखने को हर एक रूट में होगा, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मली, राइट। अब ये क्यों होता है ये भी आपको समझाता हूं मैं, ताकि आपको क्लियर कट पता चले कि ये स्टोरेज किसका है और क्यों है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, जहां पे कोई स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी होने के लिए उसको जिस मटेरियल की जरूरत होती हो ना, वो मटेरियल उसके अंदर स्टोर्ड क्वांटिटी में रहता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लाइक शायद आपको पता हो या ना हो, क्योंकि ये चैप्टर शायद सबको चला नहीं होगा। मूवमेंट एंड लोकोमोशन नाम का एक चैप्टर आता है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसके अंदर मसल्स के बारे में समझाया गया है। तो मसल्स अपने जो होते हैं ना, ये जब मसल्स होते हैं, ये मसल्स के अंदर कैल्शियम का स्टोरेज होता है। क्या होता है? कैल्शियम का स्टोरेज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कैल्शियम एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए चाहिए। वो आपको पढ़ना है, आगे जाके आपको वो चैप्टर आने वाला है, वो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। बट वो एक्टिविटी के लिए चाहिए, इतना उसको स्टोर करके रखना पड़ता, तो वो उसका मेन स्टोरेज नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि विच इज अ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी, तो उसके आंसर में आपको मसल्स नहीं लिखना है, वो तो बोन्स ही होंगे ना। कैल्शियम का मेन स्टोरिंग कौन करता है? बोन्स। क्यों? वो लार्ज क्वांटिटी में करता है। तो यहां पे जो स्टोरेज की बात करी है वो लार्ज क्वांटिटी के बारे में नहीं करी है, डू रिमेंबर। ये नॉर्मल एक्टिविटी के लिए उसको जितनी जरूरत होगी उतना ही वो स्टोर के रखता है, उसकी बात है।
राइट, ओके। अब ये क्यों करना पड़ता है वो भी आपको एक क्लैरिफाई मैं कर देता हूं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो ज्यादा और कंटिन्यू काम करते हैं, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कम और कभी कभी काम करते होंगे शायद। एम आई वेरी करेक्ट? से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट आवर फिंगर्स, तो जब रात में सो जाते हो तो फिंगर रेस्टिंग फेज में होती है, बट उसी समय आपका हार्ट एंड आपका ब्रेन वो तो कंटिन्यू काम करता है ना। वो रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, वो रेस्टिंग फेज में चला जाए तो क्या होगा? आप परमानेंट रेस्ट में हो जाओगे, रेस्ट इन पीस, है ना, RIP हो जाएगा। तो वो कभी रेस्ट नहीं करेगा। तो काफी सारे ऐसे हैं जो रेस्ट करते हैं, काफी सारे ऐसे पार्ट है वो रेस्ट कभी नहीं करेंगे। व्हाट दैट्स व्हाट आई मीन। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, वेरी क्लियर, ओके ओके। उसी के रेफरेंस से आपको समझाता हूं। सभी बॉडी पार्ट में एक समान सिमिलर नीड ऑफ एनर्जी नहीं होती। कोई बॉडी का पार्ट ऐसा होता है जिसकी डिमांड एनर्जी की ज्यादा होती है, कोई पार्ट ऐसा होता है कि जिसकी डिमांड कम होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी खा जाने वाला, एनर्जी यूटिलाइज करने वाला ऑर्गन आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है? सर मैं कौन मियाओ? अच्छा, बरोड़ा। तरसाली जरूरत चलिए, यू कैन। सर ब्रेक ब्रेन, वेरी गुड, राइट आंसर, राइट, योर आंसर इज राइट। अपनी बॉडी के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसको हम वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं। वाइटल ऑर्गन्स का मतलब ये है कि ये ऑर्गन जब काम करना बंद कर देंगे यू कैन नॉट सर्वाइव, उसको वाइटल ऑर्गन्स बोलेंगे। टू रिमेंबर दिस, ये स्पेशल वर्ड है, एक्सेसिव टर्मिनोलॉजी है, राइट। वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन वाइटल ऑर्गन है, किडनी वाइटल ऑर्गन है, हार्ट वाइटल ऑर्गन है, लंग वाइटल ऑर्गन है। अगर ये काम करना बंद कर देते हो तो इट इज एंड इफ यू आर लिविंग देन उसको चमत्कार बोलते हैं, है ना। प्रेमानंद जी बाबा जिसकी किडनी नहीं है फिर भी वो जिंदा है, ये चमत्कार है। इट इज यूजुअली नॉट पॉसिबल, इट इज यूजुअली नॉट पॉसिबल, बट वो अनयूजुअल फिनोमेना है। तो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, तो सभी वाइटल ऑर्गन में सबसे ज्यादा एनर्जी ये लेता है। आपने कभी भी अगर नोटिस किया है, देखिए सबने ये नोटिफाई किया ही होगा, नोटिस किया होगा कि सबसे ज्यादा जब हमें भूख लगेगी ना, सबसे पहली इफेक्ट यहां पे आए, माथा दुखने लगता है भूख के हिसाब से। एम आई वेरी करेक्ट? यस और नो? यही इंडिकेशन है कि इसको एनर्जी चाहिए, आपने खाया नहीं है तो एनर्जी निकलेगी कहां से? इसलिए ये इंडिकेशन देता है विथ अ पेन कि चल अब कुछ खा ले बेटा, भूख लगी है, मुझे एनर्जी चाहिए, राइट, ओके। सो वो ऑर्गन्स होते हैं जो ज्यादा काम करते हैं, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। यस, अहमदाबाद सेंटर बोलिए। सर से पहले पेट नहीं रुकेगा भूख लगेगी कैन यू बी बिट लाउड एंड स्लो? सर तब जो भूख लगेगी तो सबसे पहले पेट उठेगा ना फिर सर उठेगा। पेट दुखता नहीं है, पेट दुखता नहीं है, पेट में गुड़गुड़िए बोलते हैं, पेट दुखता नहीं है ना। हाँ, वो रिफ्लेक्स है किसका? स्टमक का। वो कब होता है पता है? जब आप सोचते हो खाने के बारे में, भूख लगती है तो नहीं होता है ऐसा। जब आप आराम से बैठे बैठे खाने के बारे में सोचोगे ना, तब वो रिफ्लेक्स होगा।
वो अलग फेनोमिना है, राइट। जब आप खाने के बारे में सोचते हो ना तो दिमाग ये सोचने लगता है कि अभी खाना आने वाला है, एंड वो प्रिपेयर करता है किसको, ये आपके स्टमक को, कि चल दोस्त गेट रेडी, कुछ आने वाला है अभी, तो उसका वो रिफ्लेक्स है। तो वो अलग फेनोमिना है। बाकी सबसे पहली असर तो यहीं पे होने वाली, दैट इज फाइनलाइज, राइट। मैं कहां पे था, यस। तो प्लांट बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा काम करने वाला ये है रूट, क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते रहना है, इसलिए यहां पे ये स्टोरेज की जरूरत होती, राइट। तो मैंने ये क्लैरिफाई किया कि क्यों वहां पे स्टोरेज की जरूरत होती, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लीफ से, स्टेम से, दोनों से ज्यादा काम करने वाला पार्ट उसका रूट है, क्योंकि वो 24/7 काम करता है, ऑलवेज एब्जॉर्प्शन करता ही रहता है। तो उसको एनर्जी की इसलिए जरूरत होती है, फूड रिजर्वर की। लास्ट, सिंथेसाइजेस प्लांट ग्रोथ हार्मोन और रेगुलेटर। आई रिपीट, सिंथेसाइजिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और एक नया झुंझुना है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसका मतलब है प्लांट हॉर्मोन्स। क्या मतलब है इसका, प्लांट के हॉर्मोन्स। हार्मोन इसलिए मैं यहां पे वर्ड टेक्निकली यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एज वी हैव गॉट सम आइडिया अबाउट हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय हार्मोनल ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लांट में ग्लैंड नहीं है, एम आई करेक्ट? प्लांट में ऐसी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो हॉर्मोन्स नहीं बोल सकते उसको, बट दे आर केमिकल्स which is acting same as your hormones are acting। जैसे आपके बॉडी के हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं वैसे ही ये एक्ट करते हैं। तो ये टेक्निकली हार्मोन जैसे ही है, बट ये हार्मोन है नहीं, उसको हम बोलेंगे प्लांट के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। डू रिमेंबर दिस। एक वर्ड शायद आया है आपको आगे, चैप्टर पता नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड 10 में था, स्टैंडर्ड 10 के अंदर था। पोरबंदर, आई एम कमिंग टू यू, जस्ट अ मोमेंट। यस, पोरबंदर सेंटर। सर आपने कहा जैसे कि उसे हार्मोन नहीं बोल सकते जो प्लांट में होते हैं, तो 10th में हमें आया था कि प्लांट हार्मोन होते हैं जैसे जिबरेलिन, तो वो तो और सी 10th में आप छोटे थे ना, अभी आप बड़े हो गए, तो मुझे आप बड़ा वर्ड आपको सिखाना पड़ेगा ना, है ना। जब आप छोटे थे तो ए फॉर एप्पल ऐसे, अभी ऐसा नहीं आता है ना, तो वो अब मॉडिफाई हो गया है। जैसी तब ये वर्ड आप समझ नहीं सकते हो, इसलिए आपको वो वर्ड समझाया ही नहीं था। अब आप समझ सकते हो, इसलिए आपको अभी समझाया है। दैट्स द फेनोमेना, राइट। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्ड आया था 10th स्टैंडर्ड में, जहां पे आपको समझाए गए थे दो टाइप के प्रिंसिपल। एक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड एक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। याद आ गया ना, होपफुली याद आ गया होगा। ये है बाय हॉर्मोन्स और ये है बाय योर नर्वस सिस्टम। ओके ओके ओके, यस मोवा सेंटर, एनी प्रॉब्लम, डाउट? ऑलराइट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से देखें अगर हम, तो ये दोनों मैकेनिज्म में से ये केमिकल मैकेनिज्म पहले इवॉल्व हुई है, राइट। और न्यूरल कोऑर्डिनेशन की जो सिस्टम है वो लेटर ऑन इवॉल्व हुई है। सिंपलेस्ट रीजन इसके पीछे का क्या होगा, ये किसके अंदर होती है, वर्टिब्रेट्स के अंदर।
तो वर्टिब्रेट्स तो सबसे लास्ट में इवल हुए ना, उसके पहले कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था। कितने सारे थे, प्लांट्स थे उसके पहले इनवर्टिब्रेट्स एनिमल भी थे। तो वहां पे तो ब्रेन था ही नहीं, तो उसके पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की कैपेसिटी नहीं थी, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते है ना। उसके पास भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था ही। तो ये सिस्टम पहले बनी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की केमिकल की सिस्टम पुरानी है। इवोल्व होके जो नई सिस्टम बनी है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हेरारकी, ये स्टेप आपको याद रखना है। पहली जो थी पुरानी सिस्टम वो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की है। उसके बाद मॉडिफिकेशन एनिमल में, वो भी वर्टिब्रेट्स में ही आपको जो देखने को मिलती है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। हाईली ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास तो दोनों है। वी हैव बोथ ऑफ देम, राइट। बट लोअर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव दिस वन, ओनली वन है, उसके पास केमिकल एक ही है। तो प्लांट के अंदर एक ही है, क्या है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किससे होगा, ग्रोथ रेगुलेटर्स से होगा। रेडी, किससे होगा, ग्रोथ रेगुलेटर्स से वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब वो स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर करेंगे। तो इन सम प्लांट रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। ये उसके सिवा अगर कोई काम करता है, से फॉर एग्जांपल स्वोलन रूट, देखिए स्वोलन वर्ड लिखा है। स्वोलन मतलब जाड़िया पाड़िया हो जाना, स्वोलन हो जाना, राइट। तो वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करता है, वो नॉर्मल फूड स्टोरेज की बात नहीं है, एक्स्ट्रा फूड स्टोर करता है, उसकी बात है। दूसरा है प्रोप रूट सिस्टम। प्रोप रूट सिस्टम का मतलब होता है कि टेका देना, टेका देता है वो मजबूताई के लिए, राइट। उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसको हम बोलेंगे प्रोप रूट। तीसरा होता है स्टिल्ट रूट, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। एंड लास्ट में होगा न्यूमेटोफोर, वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू लर्न एवरीवन, राइट। सबकी बारी आएगी, राइट। सबकी एक एक स्लाइड है, तो चिंता मत करिएगा, अगर लिख भी नहीं पाओगे तो आगे आने वाला है सब। तो सबसे पहला जो खा पी के मस्त तगड़ा हो जाता है, राइट, स्वोलन रूट्स, यानी कि फूड स्टोरिंग रूट। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, जिसको आप कैरट बोलते हो। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, जिसको आप स्वीट पोटैटो बोलते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 3, जिसको आप टर्निप बोलते हैं, लाइक बीट, राइट। सो हमारे पास रूट सिस्टम 2 टाइप की है। रूट सिस्टम कितने टाइप की है हमारे पास, 2 टाइप की रूट सिस्टम है। एक रूट सिस्टम है टैप रूट सिस्टम और एक रूट है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम के 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक कैरट है और ये टर्निप है, राइट। और फाइब्रस की एक एग्जाम्पल है एडवेंटिशियस रूट की, और ये है स्वीट पोटैटो। तो ये आपको एज एन एग्जाम्पल ऐसे आपको याद रखना है। तो यहां पे अगर आप एक प्लांट खींच के निकालोगे बाहर, तो अगर वो कैरेट है तो सिंगल ही सोलन पार्ट मिलेगा। स्वीट पोटैटो के प्लांट को आप उठाओगे ना, तो ये गुच्छा निकलेगा पूरा, सिंगल नहीं होगा, कितने सारे आपको वो मिलेंगे। क्या, फूड स्टोरिंग रूट्स। क्यों, क्योंकि वो फाइबरस रूट है। फाइबरस रूट में तो काफी सारे ऐसे फाइबर्स है, हर एक फाइबर जो है में से मेजोरिटी ऑफ देम आर फूड स्टोरिंग। तो यहाँ पे गुच्छा है, यहाँ पे सिंगल है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सेकंड है प्रोप रूट सिस्टम। मैंने बोला ऐसे वो टेका देते हैं फिजिकल, उसको
क्या बोलते हैं, फिजिकल सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो सब ने देखा ही है, हमारे लिए नया नहीं है ये वर्ड, इसकी वर्डवाई है, सबने देखी होगी ना। बनियन ट्री है, बनियन ट्री, उसकी ये वर्डवाई बोलते हैं हम उसको। तो ये भी एडवेंटिशियस रूट का ही एक एग्जाम्पल है। आई मीन यहाँ पे ये है, क्या है, ब्रांच है, ब्रांच में से रूट निकल रहा है, ब्रांच में से रूट निकल रहा है एंड जा रहा है सीधा टच करने कहाँ पे, सॉइल में। क्यों? क्योंकि उसको वो पकड़ के रखेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। यस पोरबंदर। सॉरी अहमदाबाद, सॉरी अहमदाबाद। रताड़ू। सर एक वीडियो नहीं बराबर। ગુજરાતી વાંચતા આવડે છે ને બધાને? આ ગુજરાતી થાય સલગમ, સલગમ એવું થાય। હવે એના કરતા ઓલું બરાબર છે ને, ટર્નિપ। ऑलराइट, नेक्स्ट एज आई सेड प्रॉप रूट सिस्टम, जहां पे हम थे प्रॉप रूट सिस्टम, राइट। तो ये भी हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट इज स्टिल्ट रूट सिस्टम। जैसे प्रॉप रूट सिस्टम मैकेनिकल सपोर्ट देता है, वो यूजुअली होता है डाइकोटिलिडोन्स के अंदर। अगर ऐसी मैकेनिकल सपोर्ट देने की सिस्टम मोनोकोट के अंदर बनती है, मोनोकोट के अंदर, then it is called stilt root system, right? तो शायद आपने कहीं पे बाई मिस्टेक देखा हो तो शुगर कैन, शेरडी सबने खाई है, देखिए। ओके, तो शेरडी या शुगर कैन जो होती है, से फॉर एग्जाम्पल कि ये यहाँ पे ऐसे, ये कोई भी मोनोकोट अगर उगा है, सही फॉर एग्जाम्पल ये है शुगर कैन, तो ये उसका नोड है, नोड मतलब गांठा जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो ये जब उगेगी ना, तो उसके बाद यूजुअली मोनोकोट के अंदर उसका जो स्टेम होता है, वहां पे फूड स्टोरिंग के अलावा एक और काम होता है। उसके अंदर यहाँ पे वाटर प्लस शुगर, उसका स्टोरेज होता है, ही है, वाटर प्लस शुगर का स्टोरेज होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकोट की। अंडरस्टूड? तो इसीलिए तो वो सब उसको खाते हैं, क्योंकि उसको वो मीठा लगता है ना। एनिमल्स क्यों इसे ही खाते हैं, क्यों डाइकोट को नहीं खाते हैं? बिकॉज उसको ये मीठा लगेगा, इट इज स्टोरिंग वाटर प्लस शुगर। इसीलिए शुगर केन की जूस को हम पीते हैं ना, क्योंकि वो स्वीट इन टेस्ट है, वो शुगर स्टोरेज करता है वहां पे। ऑल राइट, तो ये अगर थोड़ा रेडियस में बढ़ता है, वाटर को स्टोर करता है, तो इसका वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? से इट टू मी, यस और नो? नेचुरल सी बात है, वजन बढ़ेगा। अगर वजन बढ़ेगा तो उसकी बाद में
पकड़ने की रूट की कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे। देखिए रूट कैसे है, फाइब्रस। एम आई वेरी करेक्ट? रूट यहाँ पे कैसे है, फाइब्रस, मीन्स थिन वो है, बहुत ही उसके जो उसकी रेडियस ज्यादा नहीं है, तो वो वेरी थिन है, हेयर लाइक है। इसलिए यहां से देखिए ये जो स्टेम जो पूरा है ना, स्टेम का जमीन से नजदीक की जो ये नोड होगी ना, वहां से दूसरे रूट उगना चालू हो जाएंगे, राइट? और यहां से भी लेटर ऑन जरूरत पड़ेगी तो उगना चालू हो के जमीन में घुस के वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट टेका देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्टिल्ट रूट। तो डाइकोट में जो टेका देते हैं उसको हम प्रोप रूट बोलेंगे, मोनोकोट में ऐसे जैसे यहां पे समझाया टेका देंगे तो उसको हम स्टिल्ट रूट बोलेंगे। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। हम सब कीजिए, मुझे पता चले आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, राइट, वेरी गुड। चलिए, सो ये है स्टिल्ट रूट, मेज एंड शुगर केन, जिसका मैंने एग्जाम्पल अभी आपको समझाया। तो ये शुगर केन है, ये मेज है। देखिए यहां पे लास्ट में जमीन के एकदम नजदीक आपको ये एक्स्ट्रा रूट्स ऊपर स्टेम में से देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टिल्ट रूट्स। अब बारी आती है न्यूमेटोफोर। मैंने बोला था रेस्पायरेटरी रूट्स भी उसको बोलते हैं, रेस्पायरेटरी रूट भी हम उसको बोल सकते हैं। अगर आप यहां पे फोटोग्राफ देखेंगे तो बैकग्राउंड में आपको ओशन फ्लोर मिलेगा, ओशन है ये, राइट? तो जहां पे सी शोर होता है, सी शोर, स्पेशली बे, BAY, बे, जहां पे खाड़ी होती है, वहां पे ज्यादातर ऐसे रीजन होते हैं कि जब वो टाइडल जो एक्टिविटी होती है, टाइड जब आती है, राइट? यस मोनार्क सूरत। सर, तो जब हम शुगर केन को हार्वेस्ट करते हैं तब उसके रूट्स को जलाते हैं ना? रूट्स को जलाते हैं ना? जलाते हैं? જ્યારે શુગર કેન ની હાર્વેસ્ટિંગ થાય ત્યારે ખબર બંધ કરે નહીં, હું બંધ કરે રૂટ્સ બંધ ઓકે, કરે કે ગેટ ઇટ. જ્યારે બી એની ખેતી થઈ જાય, વેન સો એવર ધેર ઇઝ હાર્વેસ્ટિંગ, ડેફિનેટલી એ જ્યારે ઉપાડવાનું છે તો એને એ જે કાપે છે પાર્ટ, એ કાપે છે એ જેને કહેવાય ને કે બેઝ ઓફ સ્ટેમ, એ જમીનમાં એમ રાખી દે, રહી ગયો હોય, એટલે બેઝ ઓફ સ્ટેમ એ છે અને રૂટ એ છે, બે છે, રાઈટ? એટલે એ ભાગને એ કાપશે ખેતરમાં, પછી જ્યારે એ પાક ઓલરેડી લેવાઈ ગયો હોય અને જે કચરો જેને પરેલી એ કહેવાય, એ જે રહી ગયું હોય એને બાળવાની વાત છે. એ તો બધી મોનોકોટમાં એ આવે છે, નોટ ઓનલી શુગર કેન, ઓલ ધી મોનોકોટ્સ હેવ ધ સેમ થિંગ, કે જ્યારે એનું કટિંગ થાય, હાર્વેસ્ટિંગ થાય, તો ઓલું મશીન હોય, મશીન આખું ઓલું ચાલતું હોય, એટલે એ નીચેનો ભાગ તો જમીનમાં રહી જ ગયો હોય. હવે એને એક એક કરીને ખેંચીને કાઢે, એના કરતાં આ લોકો શું કરે, સીધો સ્પ્રે કરે કેમિકલનો અને સીધી દિવાળી મૂકીને બાળી નાખે. તો ડેફિનેટલી એ રૂટ જ હોય, નંબર વન રૂટ. બટ સ્ટેમનો બેઝ એ હોય ને રૂટ હોય, બે હોય, બોથ સ્ટ્રક્ચર આર ધેર, રાઈટ? આઈ હોપ આઈ એમ ક્લિયર. ઓલરાઈટ. સો ટાઇડલ એક્ટિવિટી જ્યાં થાય છે, whensoever you see the tidal activity at that region, there are many plantation. देखिए ये प्लांट जो आपको दिख रहे हैं ना, that plants are मैंग्रोव प्लांट. क्या बोलते हैं उसको? मैंग्रोव प्लांट, जो यही जगह पे उगते हैं. टाइडल एक्टिविटी जहां पे होती है ना, वहीं पे वो उगते हैं. बट थिंग इज दैट, अगर रूट जमीन के अंदर है, अगर टाइड आई और वाटर के अंदर चला गया, वाटर लॉगिंग हो गया यहाँ पे, तो रूट कुड नॉट बी एबल टू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि वाटर का पूरा लेयर आ गया उसका, वो तो वाटर के अंदर डूब गया है. कौन? रूट. तो रूट मर जाएगा, ऑक्सीजन के बगैर तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, रूट को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. तो उसने क्या किया है पता है? उसके रूट जो होते हैं ना, रूट अंदर तो होंगे, अंदर से वो यू टर्न लेके ऐसे बाहर निकलते हैं, ऐसे बाहर निकले. ये रहा, देखिए ये सब रूट ऐसे ही है. रूट का छेड़ा जो होता है ना, अंदर से यू टर्न लेके बाहर निकलता है, इन ऊपर आके
ऊपर आके वो भी मोटा हो जाता है आपकी तरह, राइट। तो से फॉर एग्जांपल ये मैंग्रो ट्री है, उसका ये रूट है, टेप रूट ही होता है, तो उसके रूट्स ऐसे निकल के ऐसे बाहर निकल जाते हैं, और ऐसे ही नहीं, वो मोटे हो जाते हैं, मस्त झाड़े पाड़े हो जाते हैं ऐसे, और उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स यानी के ऐसे होल्स हो जाते हैं, होल्स। ये होल को बोलेंगे न्यूमेटोफोर, राइट। तो जब वाटर लॉगिंग होगा ना, व्हेनसो एवर देयर इज अ वाटर लॉगिंग, यहाँ पे ये देखिए, ये वाटर आ गया, ये समंदर का पानी टाइड के साथ आ गया, तो ये पार्ट तो खुला हो गया, तो यहां से एयर एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, तो यहां से ऑक्सीजन अंदर जाएगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सकता है। तो दैट इज हाउ दिस रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको हम रेस्पायरेटरी रूट्स भी बोलते हैं। तो रूट्स दैट कम्स आउट to the ground and grow vertically upward to get oxygen for respiration. Example है rhizopora which is growing in swampy area. Swamp मतलब जहां पे water logging है उसको swamp बोलते हैं, खाड़ी, जो मैंने गुजराती में बोला था, राइट। तो rhizopora ये इसका साइंटिफिक नाम है, राइट, rhizopora। मैंग्रू मैंने जिसको बोला था वो कॉमन नेम है मैंग्रू, राइजोफोरा उसका साइंटिफिक नेम है, राइजोफोरा। That's it about the story of root and even today's session. So we will be continuing from next lecture with stem, right? Stem के बारे में हम बात करेंगे next lecture में. I hope there is no further doubt in this session. Bye. राइट, अगर किसी को डाउट है यू कैन रेज द डाउट हियर, और एल्स आई विल सी यू लेटर। वलसाड सेंटर, हाँ बेटा, वलसाड सेंटर में से आई थिंक somebody was there. वलसाड सर वो न्यामटपूरा वाला तो मैंने वापस किया। फिर से बेटा, ये जो लास्ट में जो पढ़ा है ना जी, ये वाला, यस सर। ऑल राइट, चलिए, आई एम कंटिन्यूइंग इट अगेन फॉर यू, राइट। ओके, ये जो प्लांटेशन आपको दिख रहा है, दैट प्लांटेशन उसको मैं बोलूंगा मैंग्रू। साइंटिफिक उसका जो वर्ड है दैट इज राइजोफोरा, राइट, राइजोफोरा ये उसका नाम है। ये स्वैम्पी एरिया में, स्वैम्पी मतलब दलदल, जहां पे कादव कीचड़ होता है या तो वाटर लॉक्ड सिचुएशन होती है, वहां पे भी ये देखने को मिलता है। सी शोर का एरिया जो होता है वहां पे वो होता है। तो सी शोर का एरिया क्या होता है कि जहां पे टाइडल एक्टिविटी मिलेगी आपको, टाइडल एक्टिविटी। तो टाइडल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जहां पे टाइड आएगी तो वाटर से पूरा वो एरिया कवर हो जाएगा, राइट। तो अगर वो टाइड आई, वाटर से कवर हो गया, तो वो प्लांट के रूट सब जमीन के अंदर होता है, से फॉर एग्जांपल, और उसके ऊपर तो पानी आ गया, तो एयर कुड नॉट बी एबल टू रीच टू इट्स रूट। रूट को एयर नहीं मिलने वाली है, तो रूट को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहां जाएगा, राइट। अगर जमीन के ऊपर है, नॉर्मल सादी जमीन के ऊपर अगर है, तो जमीन के अंदर तो एयर है, तो वो उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है। बट यहां पे क्या होगा, पानी आ गया तो पानी अंदर घुस गया, तो एयर बबल निकल जाएंगे बाहर, तो ऑक्सीजन विल बी नो मोर अवेलेबल। तो इसलिए क्या होता है, इसके रूट्स जो होते हैं ना, ये से फॉर एग्जांपल ये प्लांट का स्टेम है, और इसका रूट जो है वो निकल के बाहर ऐसे यू टर्न लेके बाहर निकलता है और थोड़ा मोटा हो जाता है, यू नो, रेडियस में थोड़ा मोटा हो जाता है। और उसकी बॉडी के, इसकी जो बॉडी है
ये रूट का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं, राइट, जिसके अंदर से एयर कैन बी एबल टू एंटर द टिश्यू एंड कैन एक्सचेंज दी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरा अगर वाटर से भर भी गया है ना, तो भी उसका ये जो रूट है, रूट यू टर्न लेके जो बाहर निकल रहा है ना, वो एयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो यहां से ये जो होल्स है उसके ऊपर से उसको एयर मिलती रहेगी, राइट। तो ये मैकेनिज्म है इसके पास स्पेशली। सो द रूट्स दैट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड, जैसे मैंने आगे आपको समझाया, ग्राउंड में से बाहर निकलते हैं ऊपर, ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ उगते हैं, गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, वहां से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। एन एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला राइजोफोरा, जो ये है, राइट। तो राइजोफोरा इज द एग्जाम्पल एंड दैट इज शोन इनटू दिस काइंड ऑफ स्वैम्पी एरिया। Find anything else that I can serve for you? No, sir. Thank All you. right then. See you in next lecture.